MJ1 हिस्ट्री के सारे VBI प्रश्नों के उत्तर, वो भी एक ही वीडियो में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में पूरा मेजर 1 हिस्ट्री खत्म होने वाला है। जो जो इसके VBI प्रश्न हैं, सारे के सारे VBI क्वेश्चन एक ही वीडियो के तहत आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है उसी प्रकार से नंबरिंग 22 से आपको क्वेश्चन वहां पे बताया गया है। देखिए, पहला प्रश्न में हम लोग जानेंगे प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ये दो क्वेश्चंस को हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जानेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जानेंगे भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में विदेशी साहित्य। ये क्वेश्चन नंबर 2 में जानेंगे। तो प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों के बारे में, और बिल्कुल आसान शब्दों में इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें एक नहीं दो प्रश्न शामिल होने वाले हैं। मीन्स दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा, आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आखिर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको किस प्रकार से लिखना है। तो पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत। प्रश्न क्या है कि प्राचीन भारत का मीन्स भारत में प्राचीन समय में क्या क्या साहित्यिक स्रोत मिले हैं, उसके बारे में क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। अथवा हम पूछ रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, कि आखिर भारत में प्राचीन समय में क्या क्या पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या होता है और पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है। तो एकदम इजी सा लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साहित्यिक स्रोत का अगर बात करें तो साहित्यिक मतलब होता है साहित्य, लिखी हुई रचनाएं, जिससे हमें किताबें मिली है। ठीक है, वेद मिले हैं, है ना, उपनिषद मिले हैं, नाटक मिले हैं, जिससे हमें उस समय के समाज के बारे में, वहाँ के राजा के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चलता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत। जबकि अगर बात किया जाए पुरातात्विक स्रोतों का, किसका, पुरातात्विक स्रोतों का। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोतों का मतलब होता है कि खुदाई के दौरान मीन्स उत्खनन के दौरान वहाँ पे जो चीज़ें प्राप्त हुई, जो वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे कि सिक्का, है ना, वहाँ का निकासी चीज़, मूर्ति, चित्रकला, ये सब जो चीज़ें प्राप्त हुई है, जिससे हम लोग को क्या होता है, वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चलता है, वहाँ का नगर योजना के बारे में पता चलता है। ठीक है, वहाँ के इतिहास के बारे में पता चलता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके इसको डिटेल से जानते हैं कि आखिर साहित्यिक स्रोत क्या है और पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है यहाँ पे साहित्यिक स्रोत। क्या लिखा हुआ है, साहित्यिक स्रोत लिखे इस प्रकार से कि वे लिखित रचनाएं, लिखित मतलब समझते हैं, लिखा हुआ रचनाएं, जिनसे हमें भारतीय इतिहास के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारियाँ प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत। क्या कह रहा है कि वैसे लिखी हुई रचनाएं जिसके माध्यम से हमें भारत के इतिहास के, समाज के बारे में, वहाँ के राजनीति के बारे में, वहाँ के धर्म और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जो है ना पता चलता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत। देखिए, अगर वहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ समझिएगा कि साहित्यिक स्रोत का अर्थ है पुराने समय में लिखी गई किताबें, ग्रंथ, कविताएं या नाटक, जिनसे हमें उस समय के राजा, समाज, धर्म, संस्कृति और जीवन के बारे में पता चलता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत। क्या कहते हैं दोस्तों, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, आपको इतना इजी लैंग्वेज में बताया जा रहा है कि आप इसको ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, और ऐसा इजी लैंग्वेज आपको कहीं और भी मिलने वाला नहीं है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ आपका, वेद दिया हुआ है, रामायण और महाभारत दिया हुआ है, बुद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ दिए हुए हैं, अशोक के लेख दिए हुए हैं, कालिदास की रचनाएं। ठीक है, ये सब जो है वो क्या है, साहित्यिक स्रोत है। क्या है, साहित्यिक स्रोत, जिसके माध्यम से हम प्राचीन भारत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है कि इन सब से हम जान पाते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, और वहाँ का समाज कैसा था, है ना, किसके माध्यम से, तो वहाँ के कविताओं के माध्यम से, वहाँ के रचनाओं के माध्यम से, वहाँ के नाटकों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते थे, क्या सोचते थे, किस प्रकार का जीवन यापन करते थे, और वहाँ का समाज कैसा था। तो ये हम लोगों ने जान गया साहित्यिक स्रोत का अर्थ। अब हम लोग समझते हैं पुरातात्विक स्रोत का अर्थ क्या होता है। क्या समझते हैं, पुरातात्विक स्रोत का अर्थ क्या होता है।
तो लिखेंगे इस प्रकार से कि पुरातात्विक स्रोत का अर्थ है पुराने समय की वे चीज़ें जो जमीन की खुदाई से प्राप्त मिलती है। क्या कह रहा है? पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है वैसी चीज़ें जो हमें जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है और जिनसे हमें इतिहास की जानकारियाँ मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, इस ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें मिली है उत्खनन के दौरान, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, जिसके माध्यम से हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। कह रहे कि पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो धरती की में दबे हुए मिले हैं, जैसा कि भवनों के अवशेष, सिक्के, मूर्तियाँ और बर्तन। ये सब कहाँ से मिला हम लोग को? तो धरती के अंदर से मिला है। कब? उत्खनन के दौरान। कह रहा है कि आसान शब्दों में बात करें तो कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक चीज़ें होती है, जैसा कि पुराने बर्तन, सिक्के, इमारतों के अवशेष, मूर्तियाँ, हथियार या शिलालेख, जो हमें यह बताते हैं कि लोग पुराने समय में कैसे रहते थे, किस प्रकार का जीवन यापन करते थे। उदाहरण देख लीजिए कि हड़प्पा की खुदाई से मिले वहाँ के घर और बर्तन। दूसरा, अशोक के शिलालेख मिले थे। ठीक है। तीसरा, पुराने सिक्के मिले थे। चौथा, कई मंदिर मिले थे, कई मस्जिद मिले थे और कई किले मिले थे। कब? उत्खनन के दौरान। तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिर पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है और साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या होता है। साहित्य का मतलब लिखा हुआ चीज़, और पुरातात्विक स्रोत का मतलब है उत्खनन के दौरान जो चीज़ें प्राप्त हुई है। कह रहा है कि इन चीज़ों से हमें उस समय की सभ्यता, धर्म, शासन और जीवन शैली के बारे में जानकारियाँ मिलती है। इससे क्या होता है? तो हमें उस समय की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय के धर्म के बारे में, वहाँ का शासन और जीवन शैली के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अब देखिए, हमारा प्रश्न था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। क्या कि प्राचीन भारतीय इतिहास को कैसे जाना जाए? तो ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें दो प्रकार के स्रोत मिलती है। क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो है ना, हम लोगों को दो प्रकार के स्रोत मिलते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा जो है हमारा है पुरातात्विक स्रोत। कह रहा है कि यह स्रोत हमारे भारतीय इतिहास को जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसे स्रोत हैं जो हमारे भारतीय इतिहास को जानने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ये स्रोत न केवल ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारियाँ देती है, बल्कि तत्कालिक समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था की भी झलक प्रस्तुत करते हैं। क्या कह रहा है कि यह जो स्रोत है ना, वो सिर्फ हमें इतिहास की घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं देता है, बल्कि अभी के समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था की भी झलक प्रस्तुत करता है कि आखिर उस समय किस प्रकार का समाज हुआ करता था, किस प्रकार की संस्कृति हुआ करता था, कैसा धर्म था, वहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा था। हर चीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। कह रहा है कि इन दोनों का उपयोग करके इतिहासकार प्राचीन भारत की राजनीति, समाज, संस्कृति, धर्म, कला और अर्थव्यवस्था की जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सेम लिखना है ना, कि ये दोनों चीज़ों का उपयोग करके, ये दोनों स्रोतों का उपयोग करके इतिहासकार जो है ना, प्राचीन भारत की राजनीति के बारे में पता चलता है उसको, वहाँ की समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, धर्म, कला और अर्थव्यवस्था की जानकारियाँ प्राप्त होती है। अब हम लोग जानते हैं प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत का परीक्षण। क्या कि प्राचीन भारत के क्या क्या साहित्यिक स्रोत हैं और इसके दौरान हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिली है। कह रहा है साहित्यिक स्रोत वे लिखित ग्रंथ या रचनाएं होती है जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास, समाज, धर्म, शासन और संस्कृति की जानकारियाँ मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, साहित्यिक स्रोत वे चीज़ें होती है, वे ग्रंथ होते हैं, वे लिखित रचनाएं होते हैं जिसके माध्यम से हमें वहाँ के इतिहास के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, शासन और संस्कृति के बारे में पता चलता है। कह रहा है इसके प्रमुख साहित्यिक स्रोत का वर्णन निम्नलिखित है। इस साहित्यिक स्रोतों का वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। पहला है वैदिक साहित्य। क्या है? वैदिक साहित्य मीन्स वेद। कह रहा है इसमें 4 वेद आते हैं। पहला हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं। ये ग्रंथ धार्मिक होते हुए भी समाज, कृषि, अर्थव्यवस्था और युद्ध की जानकारियाँ देता है। क्या कह रहा है कि यह जो ग्रंथ है ना, वो धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है यहाँ के समाज के बारे में, कृषि के बारे में, अर्थव्यवस्था और युद्ध की जानकारियाँ देता है।
दूसरा महाकाव्य, क्या है महाकाव्य, जैसा कि रामायण और महाभारत। कह रहा है कि ये दो बड़े ग्रंथ हैं जिनमें धर्म, राजनीति, समाज और आदर्श जीवन के बारे में बताया गया है। कौन से? तो रामायण और महाभारत में जो क्या है महाकाव्य है। तीसरा हमारा है बौद्ध साहित्य। क्या है? बौद्ध साहित्य। कह रहा है कि बौद्ध साहित्य के मुख्य ग्रंथ हैं, जैसे त्रिपिटक जो है ना बौद्ध साहित्य का क्या है प्रमुख ग्रंथ है ना। इसमें जो है बुद्ध के उपदेश के बारे में, भिक्षुओं के नियम और समाज की स्थिति का वर्णन मिलता है। मीन्स उस समय के समाज का स्थिति कैसा था उसके बारे में पता चलता है, और बुद्ध जो है किस प्रकार के उपदेश देते थे और किस प्रकार का वहाँ का नियम बनाते थे उसके बारे में बताया गया है। चौथा हमारा आता है जैन साहित्य। ठीक है, मीन्स जैन साहित्य के ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य के जो ग्रंथ हैं, जो लिखे हुए किताबें हैं, उसको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और इनसे जो है ना महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं की जानकारियाँ मिलती है। इससे क्या मिलती है? तो महावीर के अनुयायियों की शिक्षाओं के बारे में, ठीक है, कि महावीर किस प्रकार से शिक्षा जो है अपने अनुयायियों को देते थे, अपने लोगों को देते थे और अपने समाज में फैलाते थे। फिर देखिए पांचवा इसका ग्रंथ है पुराण और स्मृतियाँ। क्या है? पुराण और स्मृतियाँ। कह रहा है कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु पुराण, भागवत पुराण जैसे ग्रंथ जो है ना वो क्या करती है? तो समाज के नियम, धर्म, इतिहास और परंपराओं को समझने में क्या करती है? मदद करती है। मैं सीधा कहिएगा कि हमारे इतिहास के जो पुराण हैं और जो स्मृतियां हैं वो क्या करता है? हमारे इतिहास को और परंपराओं को समझने में हम लोग को क्या करता है? मदद करता है। छठा है दार्शनिक और काव्य साहित्य। मीन्स कालिदास की जो रचनाएं हैं जैसे कि मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ये क्या करता है? प्राचीन भारत की संस्कृति और कला को दिखाता है। सातवां है विदेशी यात्रियों का वर्णन। मीन्स कह रहा है कि फाहियान, हेनसांग जैसे विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की और अपने लेखों में यहाँ के समाज, धर्म और शासन का वर्णन किया। मीन्स इन लोगों के लिखित रचनाओं के माध्यम से हमें यहाँ के समाज के बारे में, धर्म के बारे में और यहाँ के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ तक जो है आपका ये पॉइंट खत्म हुआ। अब हम लोग लास्ट में समझते हैं इसका महत्व। कह रहा है कि इन ग्रंथों से हमें यह जानने को मिलता है कि लोग कैसे रहते थे। इन ग्रंथों के माध्यम से हम लोग क्या जाने? तो ये जाने कि वहाँ के लोग जो है वो किस प्रकार से रहते थे, धर्म और समाज कैसे चलता था और किस तरह का शासन था। ये किस समझ में आता है? तो वहाँ के साहित्यिक स्रोतों से समझ में आता है। कह रहा है कि ये स्रोत इतिहास को समझने में बहुत मदद करता है। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसा स्रोत है जो क्या करता है? इतिहास को समझने में मदद करता है ना। ये हम लोग को इतिहास को जानने में जो है ना वो क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत की जानकारियाँ प्राप्त कर ली। अब बातें यहाँ पे आती है प्राचीन भारत इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। क्या के पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है? कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे कि जो जमीन की खुदाई से या तो पुरानी जगहों से मिली है ना, और जो प्राचीन समय के जीवन की जानकारियाँ देती है। कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोत वे चीज़ें होती है जो हमें ज़मीन की खुदाई से मिली है या तो पुराने जगहों से मिली है, जो क्या करता है? हमें प्राचीन समय के जीवन की जानकारियाँ देती है। कह रहा है इसके मुख्य पुरातात्विक स्रोत जो है उसका वर्णन निम्नलिखित है। इसके मुख्य रूप से जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। पहला हमारा है स्थापक के अवशेष। मीन्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से शहर की योजना, सड़कों, नलियों, स्नानागार और अनाज भंडार जैसी चीज़ें मिली है। ये दिखाते हैं कि लोग बहुत उन्नत ढंग से रहते थे। देखिए क्या कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता की जब उत्खनन हो रही थी और मोहनजोदड़ो की जब उत्खनन हो रही थी तो वहाँ पे जो है ना नगर नियोजन की प्रणाली समझ में आई, सड़कें समझ में आए, नालियाँ दिखी, स्नानागार दिखे और अनाज भंडार जैसी चीज़ें मिली, जिससे हमें ये समझ में आता है कि वहाँ के लोग जो है ना उन्नत ढंग से क्या करते थे? अपना जीवन यापन करते थे। मीन्स बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। दूसरा मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ। कह रहा है कि काशी की नृत्य करते हुए युवतियों की मूर्ति, अशोक के स्तंभ, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ
इत्यादि संस्कृति और धर्म की जानकारी देती है। मिस वहाँ पे कासे की नृत्य करते हुए जो युवती की मूर्ति है, अशोक के जो स्तंभ हैं, बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं, वो क्या करता है, तो हमारे संस्कृति और धर्म की जानकारियां हमें देता है। तीसरा जो हमें अवशेष प्राप्त हुआ है वो है शिलालेख और अभिलेख। कह रहा है कि अशोक के जो शिलालेख हैं, हाथी गुफा लेख, प्रयाग प्रस्थि जैसे लेखों से राजा के शासन, नीतियाँ और धर्म की जानकारियाँ मिलती है। हमें सीधा समझिएगा कि वहाँ के जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं और जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उससे जो है हमें वहाँ के पुरातात्विक स्रोतों की जानकारियाँ मिलती है। फिर चौथा पॉइंट है सिक्के। क्या है, सिक्के। कह रहा है कि मौर्य, कुषाण, गुप्त आदि राजाओं के सिक्के से उस समय की अर्थव्यवस्था, व्यापार, धर्म और राजाओं के नाम पता चलते हैं। क्या कह रहा है कि उस दौरान जो खुदाई से सिक्के प्राप्त हुए हैं उसके माध्यम से जो है ना हम लोग को ये समझ में आता है कि वहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा था, व्यापार कैसा था, धर्म और राजाओं के क्या क्या नाम थे। क्योंकि उस समय के राजा जो हैं अपने सिक्कों पे अपने नाम या तो प्रतिमा जो है वो बनवाया करते थे। फिर देखिए इसका पांचवा जो पुरातात्विक स्रोत है वो है चित्रकला और गुफाएं। कह रहा कि अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं में जो चित्रकला बनाई हुई है वो क्या करता है, उस समय की कला के बारे में, उस समय की पोशाक के बारे में और उस समय की जीवन शैली के बारे में जानकारियाँ हम लोगों को देता है कि आखिर उस समय की कला प्रणाली कैसा था, है ना, उस समय की जीवन शैली कैसा था। फिर छठा हमारा आता है मिट्टी के बर्तन। उत्खनन के दौरान जो है ना वहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। कह रहा है कि खुदाई में मिले लाल और काले रंग की जो बर्तन है वो चित्रित बर्तन वो क्या करता है, उस समय के घरेलू जीवन की जानकारियाँ देता है। मैं सीधा समझिएगा कि हमारे इतिहास को जानने के लिए जो साहित्यिक स्रोत हैं और पुरातात्विक स्रोत हैं उसके माध्यम से हम लोगों को ये समझ में आता है कि आखिर उस समय का समाज कैसा था, वहाँ का संस्कृति कैसा था, वहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते थे। अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे इसके महत्व को और लिखेंगे इस प्रकार से कि ये सभी वस्तुएं यह दिखाती है कि प्राचीन भारत में कला, विज्ञान, नगर योजना, धर्म और शासन कितना विकसित था। क्या कह रहा है कि यह सभी वस्तुएं जो है, यह सभी चीज़ें जो है या जो स्रोत हैं वे हम लोग को दिखाते हैं कि प्राचीन भारत में जो है कला, विज्ञान और नगर योजना तथा धर्म और शासन जो है ना वो कितना विकसित था, किस प्रकार से वहाँ का योजना होता था। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में विदेशी साहित्य की विवेचना करें। प्रश्न क्या है कि भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी साहित्य की विवेचना करें। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए आखिर विदेशी साहित्यों में क्या बताया गया है उसके बारे में वर्णन करना। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न पढ़ने के बाद हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि आखिर विदेशी साहित्य का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं विदेशी साहित्य का, किसका, विदेशी साहित्य का, तो विदेशी साहित्य का मतलब होता है, मान लीजिए हमारा जो भारतीय इतिहास है, हमारा जो भारतीय इतिहास है, ठीक है, उसमें से विदेश के जो यात्री रहे या तो जो लेखक रहे उन्होंने क्या क्या विचार दिया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी को क्या कहते हैं, विदेशी साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि भारतीय इतिहास को समझने में विदेशी साहित्य एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है। क्या कहा गया कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए जो है ना विदेशी साहित्य जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये क्या भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। क्या करता है, तो ये जो है ना भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालता है कि भारत का सामाजिक जीवन कैसा है, राजनीतिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है और सांस्कृतिक जीवन कैसा है। कहा गया है कि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी यात्रियां, विद्वानों और लेखकों द्वारा लिखित ग्रंथ अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। क्या कहा गया कि भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशों के द्वारा, विदेशी यात्रियों और विद्वानों के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो क्या है, सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है। क्या जानने के लिए, तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसके परिचय में लिख देंगे। अब बातें यहाँ पे आती है विदेशी साहित्य के प्रमुख स्रोत।
कि आखिर विदेशी साहित्य किसको कहते हैं और इसके क्या क्या प्रमुख स्रोत हैं जिससे हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो कहा गया कि विदेशी साहित्य को 4 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। क्या कहा गया कि विदेशी साहित्य जो है ना उसको 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो पहला विदेशी साहित्य है ग्रीक और रोमन साहित्य। क्या है? ग्रीक और रोमन साहित्य। कहा जाता है कि भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में ग्रीक और रोमन लेखकों का योगदान महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया कि भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में ग्रीक और रोमन लेखकों का जो योगदान रहा वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। आगे कहा गया कि ग्रीक और रोमन लेखकों ने प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन किया है। ग्रीक और रोमन लेखकों ने क्या किया? तो प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन का वर्णन किया है। ठीक है। कहा गया कि उनके ग्रंथ मुख्य रूप से भारत के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित है। उनका जो ग्रंथ है ना वो किस चीज पे आधारित है? तो भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, उस पे आधारित होता है। अब देखिए इसके अंतर्गत आपका आता है मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका है ना। तो मेगास्थनीज में किसका वर्णन किया गया? तो कहा जाता है कि मेगास्थनीज में मौर्यकालीन भारत का वर्णन किया गया। मेगास्थनीज जो है ना इसमें से मौर्यकालीन भारत का वर्णन किया गया है। उनकी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारतीय समाज, प्रशासन और जीवन शैली का विस्तृत वर्णन है। उनका जो पुस्तक है इंडिका उसमें से भारत के समाज, प्रशासन और जीवन शैली का वर्णन किया गया कि भारत का जीवन शैली कैसा था, प्रशासन व्यवस्था कैसा था। ठीक है। कहा गया कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन करते हुए भारत को एक संगठित प्रशासनिक तंत्र वाला देश बताया। उन्होंने क्या बताया? तो मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है ना, उनका शासनकाल के बारे में बताया। उसके साथ साथ ये बताया कि भारत जो है संगठित प्रशासनिक वाला देश है। उसके साथ साथ देखिए आगे कहा कि उन्होंने जाति व्यवस्था, कृषि, व्यापार और सैन्य संगठन का भी उल्लेख किया। उन्होंने क्या किया? इसमें जो मेगास्थनीज के इंडिका में जो है ना वहाँ की जाति व्यवस्था, कृषि, व्यापार और सैन्य संगठन का भी उल्लेख किया। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यहां तक हम लोगों ने इसके पहले विशेषताओं को समझ गया, या तो फिर कह सकते हैं कि विदेशी साहित्य के पहला प्रमुख स्रोत को समझ गए। अब बात आता है विदेशी साहित्य के दूसरे प्रमुख स्रोत का, जो आपका है चीनी और तिब्बत साहित्य। क्या है? चीनी और तिब्बती साहित्य। कहा गया है कि भारत में बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण चीन और तिब्बत से आए यात्रियों ने यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहन अध्ययन किया। क्या कहा गया? कि भारत में बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण चीन और तिब्बत से आए जो यात्री थे ना वो यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का क्या किए थे? गहरा अध्ययन किए थे। मीन्स बढ़िया तरीके से इसको जाने थे। अब देखिए उसमें से पहला आए थे फहान। कौन आया था? फहान आया था। कहा जाता है कि फहान ने गुप्तकालीन भारत की यात्रा की। ठीक है, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का वर्णन किया। फहान ने क्या किया? गुप्तकालीन भारत की यात्रा किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आगे कहा गया कि उन्होंने भारतीय समाज को शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बताया। उसने क्या बताया? तो भारतीय समाज को जो ना शांति प्रिय बताया और न्यायपूर्ण बताया। कहा जाता है कि उनकी यात्रा वृत्तांत में प्रशासन, धर्म और शिक्षा का उल्लेख है। मिस फयान का जो यात्रा वृत्तांत था उसमें से प्रशासन के बारे में, धर्म के बारे में और शिक्षा के बारे में बताया गया है। किसके धर्म के बारे में? तो गुप्तकालीन भारत के धर्म, प्रशासन और शिक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आए थे हिंसांग। कौन आए थे? हिंसांग। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने बताया है कि हिंसांग ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। हिंसांग ने क्या की? तो 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की और उनकी कृति CU की भारत की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्रोत है। उनका जो कृति है, उनका जो रचना है उसमें से जो है ना उन्होंने भारत की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का क्या किया? वर्णन किया। कहा जाता है कि उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने क्या किया? हर्षवर्धन के शासनकाल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और नालंदा विश्वविद्यालय की प्रशंसा किया। किसने? हिंसांग ने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय की प्रशंसा किया था। ठीक है, हिंसांग ने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय की प्रशंसा किया था। ठीक है। अब बातें यहां पे आती है इसके तीसरे
स्रोत का, ठीक है। तो इसका तीसरा स्रोत है अरबी और फारसी साहित्य। क्या है? अरबी और फारसी साहित्य। कहा गया है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन में इस्लामिक लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या कहा गया? कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के लिए इस्लामी लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें से पहले हमारे थे अलबरूनी। कौन थे? अलबरूनी। कहा गया है अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में भारतीय धर्म, समाज, विज्ञान और गणित का वर्णन किया। क्या कहा गया? कि अलबरूनी ने क्या किया? अपने पुस्तक, ठीक है, अपना किताब तहकीक ये हिंद में भारत के धर्म के बारे में, भारत के समाज के बारे में, भारत के विज्ञान के बारे में और भारत के गणित के बारे में क्या किया? वर्णन किया। किसने? अलबरूनी ने। कहा जाता है कि उसने भारतीय संस्कृति को गहराई से समझने के लिए संस्कृत भाषा सीखी। किसने? अलबरूनी ने क्या किया? भारतीय संस्कृति को गहराई से जानने के लिए क्या किया? संस्कृत भाषा सीखा था। तो आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि ऐसा कौन से विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को सीखने के लिए संस्कृत भाषा सीखी थी? तो अलबरूनी ने। किसने? अलबरूनी ने। नेक्स्ट कहा जाता है कि उनकी कृति भारतीय दर्शन और विज्ञान पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। में से उनका जो रचना है ना, वो भारत के विज्ञान और भारत के दर्शन पर जो है ना दृष्टिकोण देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं इब्न बतूता। कौन आते हैं? इब्न बतूता। कहा जाता है कि इब्न बतूता ने तुगलक काल में भारत की यात्रा किया। इब्न बतूता ने क्या किया? तुगलक के काल में जो है ना भारत की यात्रा किया और उन्होंने अपनी पुस्तक रिहला में दिल्ली सल्तनत की राजनीति और सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया। कोई पूछेगा कि इब्न बतूता ने क्या किया? तो उन्होंने जो है ना अपनी पुस्तक रिहला में दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक और सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया था। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एक फारसी इतिहासकार। कौन आते हैं? फारसी इतिहासकार। कहा जाता है कि फारसी लेखकों जैसे फरिश्ता और अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का वर्णन किया, ठीक है। फारसी लेखक जैसे कौन कौन थे? फरिश्ता थे और अमीर खुसरो थे। इन्होंने क्या किया था? तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का जो है वर्णन किया था। किसने? फरिश्ता और अमीर खुसरो ने। अब देखिए इनके चौथे विशेषता आता है। तो चौथा विदेशी साहित्य की बात करें तो है अन्य विदेशी साहित्य। क्या है? अन्य विदेशी साहित्य। जैसा कि मान लीजिए मार्को पोलो आया था। कौन आया था? मार्को पोलो। तो कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत के चोल और पांड्य राज्यों का विवरण दिया। इन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत के जो चोल और पांड्य राज्य थे उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया था। किसने? मार्को पोलो ने। फिर आगे आता है निकोलो कोंटी। कौन आते हैं? निकोलो कोंटी। तो कहा जाता है कि उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा। उन्होंने किसके बारे में बताया? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया और वहां की समृद्धि और व्यापार का वर्णन किया। किसने? निकोलो कोंटी ने, ठीक है। अब देखिए बातें यहां पे आती है विदेशी साहित्य का महत्व। मान लीजिए विदेशी साहित्य तो लाया गया, लेकिन विदेशी साहित्य का क्या क्या महत्व रहा, है ना। तो विदेशी साहित्य का पहला महत्व था भारत की बाहरी दृष्टिकोण, ठीक है। भारत का बाहरी से दृष्टिकोण कैसा था उसके बारे में पता चला। किससे? विदेशी साहित्य से। कहा गया है कि विदेशी लेखकों ने भारत को बाहरी दृष्टिकोण से देखा, जिससे भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था को एक नया दृष्टिकोण से समझने में मदद मिला। इससे क्या हुआ? हम लोग जो है ना भारतीय समाज को विदेशों के नज़र से देख सके, ठीक है, कि विदेशियों का नज़र इस पे किस प्रकार से है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा इसका विशेषता क्या? दूसरा महत्व है कि भारतीय इतिहास के साक्ष्य। इससे क्या हुआ? हम लोग को भारतीय इतिहास के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहा जाता है कि जहां भारतीय स्रोत मौन है या तो पक्षपातपूर्ण है, वहां विदेशी साहित्य ऐतिहासिक जानकारियों को पूरा करने में मदद करता है। कभी कभी ऐसा है कि भारतीय जो है ना भारतीय स्रोत जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो जानकारी जो हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? तो विदेशी साहित्य से इसका जानकारी प्राप्त हो जाता है। फिर इसका तीसरा महत्व है व्यापार और संस्कृति संबंधों की जानकारी। इससे क्या हुआ? हम लोग को व्यापार के बारे में और सांस्कृतिक संबंधों की जानकारी प्राप्त हुई। कहा जाता है कि विदेशी साहित्य से भारत और अन्य देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध था और सांस्कृतिक संबंध था उसका आदान प्रदान की जानकारी हम लोगों को मिलता है। फिर इनका चौथा महत्व है प्राचीन शिक्षा और विज्ञान।
क्या है, प्राचीन शिक्षा और विज्ञान। कहा जाता है कि विदेशी यात्रियों ने भारत की शिक्षा प्रणाली जैसे नालंदा और तक्षशिला और विज्ञान की उपलब्धियों की प्रशंसा किया। क्या कहा जाता है कि विदेशी यात्रियों ने क्या किया, भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी जैसे कि नालंदा और तक्षशिला और विज्ञान की उपलब्धियों का जो है ना इन्होंने प्रशंसा किया, उनके बारे में अच्छा कहा। ठीक है, कर सकते हो। तो बातें यहाँ पे आती है निष्कर्ष में, तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो जो आप ऊपर में पढ़े हैं जो आपको समझ में आता है वो निष्कर्ष में आपको लिख देना है। तो कहा गया कि विदेशी साहित्य भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि विदेशी साहित्य जो है ना भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और यह जो है प्राचीन और मध्यकालीन भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति के कई अनछुए पहलुओं को उजागर करता है। ये क्या करता है, भारतीय समाज के या तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत का जो राजनीति है, समाज है और संस्कृति है, उसके जो पहलुएं हैं जिनको पता नहीं था, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था, उसको उजागर करता है कौन, विदेशी साहित्य। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।